विनीता की शादी सूरज से तय हुई थी। सूरज बहुत बड़े ओहदे पर सरकारी नौकरी में था। विनीता के माँ पापा को लग रहा था सूरज से अच्छा रिश्ता उन्हें मिल ही नहीं सकता। विनीता उनकी इकलौती बेटी थी, इसलिए वह किसी भी कीमत पर विनीता और सूरज की शादी करना चाहते थे। सूरज जितने बड़े ओहदे पर था उतनी ही ज्यादा मांगे उसके घर वालों की थी, जिसे विनीता के माँ पापा किसी भी तरीके से पूरी करके बस विनीता की शादी सूरज से करवाना चाहते थे। विनीता के पापा भी अभी कुछ दिन पहले ही रिटायर हुए थे। विनीता का एक छोटा भाई प्रकाश था। प्रकाश को ऐसा लग रहा था कि विनीता की शादी सूरज से नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वह लोग बहुत ही लालची हैं। दिन ब दिन उनकी डिमांड बढ़ती ही जा रही है। लेकिन विनीता के मम्मी पापा का कहना था कि एक बार किसी तरह से उनकी डिमांड पूरी कर देते हैं, फिर विनीता पूरी जिंदगी ऐश करेगी, हमें कभी उसकी चिंता नहीं होगी। लेकिन प्रकाश को यह सब कुछ सही नहीं लग रहा था। लेकिन विनीता के मम्मी पापा कुछ भी करके इतना अच्छा रिश्ता अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहते थे, इसलिए वह सूरज और उसके घर वालों की सारी डिमांड को पूरी करने के लिए तैयार थे। विनीता भी सूरज के साथ अपनी आने वाली जिंदगी के सपने देखने लगी थी और बहुत खुश थी कि इतने बड़े अफसर से उसकी शादी हो रही है। तो प्रकाश को लगा, चलो जब बहन खुश है तो उसकी खुशी हमारे लिए ज्यादा मायने रखती है। हो सकता है सब कुछ ठीक ही हो जाए और यह मेरा फालतू का वहम हो। विनीता के मम्मी पापा ने अपने जीवन भर की सारी जमा पूंजी विनीता की शादी के लिए लगा दी थी और विनीता के भाई प्रकाश को बोला था, देख बेटा, अब हमारे पास ज्यादा कुछ जमा पूंजी नहीं बची है, सब कुछ हमने विनीता की शादी में लगा दिया है। तो प्रकाश ने बोला, कोई बात नहीं पापा, हमारी बहन तो खुश रहेगी, आप मेरी चिंता मत कीजिए, कुछ दिनों में मेरी नौकरी लग ही जाएगी, बस दीदी खुश रहे और मुझे क्या चाहिए। और इस तरह से विनीता की शादी की डेट फाइनल हो गई। शादी के ठीक एक हफ्ते पहले सूरज के घर वालों ने फॉर्च्यूनर गाड़ी की डिमांड रख दी। शादी के एक हफ्ते पहले इतनी बड़ी डिमांड सुनकर विनीता के मम्मी पापा और भाई का दिमाग फिर गया। वह बोले, यह कैसे हो सकता है, फॉर्च्यूनर गाड़ी इतनी आसानी से कैसे हम ले सकते हैं, उसके लिए तो बहुत बड़ी रकम लगेगी और हमने पहले ही शादी में अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी है, अब हम फॉर्च्यूनर कहाँ से लेकर आए। तो सूरज के घर वाले अड़ गए कि अगर फॉर्च्यूनर नहीं मिली तो हम बारात लेकर नहीं आएंगे। सूरज ने अपने मम्मी पापा से बोला, मैं अभी भी कह रहा हूँ, यह शादी तोड़ दो, यह लोग सही लोग नहीं हैं जो शादी से एक हफ्ते पहले इतनी बड़ी डिमांड रख सकते हैं। जरा सोच कर देखो, अगर उस घर में विनीता चली गई तो फिर वह कैसी कैसी फरमाइशें करेंगे और कब तक हम उनकी फरमाइशें पूरी करेंगे। और क्या पता फरमाइशें पूरी ना होने पर वह विनीता को परेशान करे या इसके साथ कुछ बुरा ही हो जाए। हमारी बहन की जिंदगी का सवाल है। लेकिन विनीता के मम्मी पापा को लगा इससे बहुत बदनामी हो जाएगी और आखिर समय में उन्होंने अपने गांव की एक जमीन बेचकर फॉर्च्यूनर गाड़ी का इंतजाम कर लिया और विनीता और सूरज की शादी हो गई। एक दो दिनों के बाद विनीता पग फेरों के लिए मायके आई। सब कुछ ठीक था। शुरू के एक दो महीने सब अच्छा चला। बीच बीच में विनीता मायके भी आती थी और बोलती थी, ससुराल वाले सब बहुत अच्छे हैं, उसका बहुत ख्याल रखते हैं। तो विनीता के मम्मी पापा और भाई खुश थे कि चलो सब कुछ अच्छा चल रहा है। लेकिन उसके बाद जब भी विनीता मायके आई बिल्कुल चुप चुप सी रहती, बहुत पूछने पर भी वह कुछ नहीं बताती और फिर कुछ दिनों के बाद ससुराल चली जाती। ससुराल से कभी भी सूरज उसे लेने नहीं आता, बस सूरज उसे छोड़कर चला जाता था। और फिर कुछ दिनों के बाद प्रकाश या उसके पापा उसे ससुराल पहुंचाते थे। विनीता के माँ बाप और भाई को लग रहा था कि जरूर कुछ बात है। उन्हें यह भी बहुत अजीब लगता था कि सूरज उसे मायके छोड़कर चला जाता है और लेने कभी नहीं आता। ससुराल में भी जब भी विनीता को उसके माँ पापा या भाई फोन करते तो वह बहुत दबी आवाज में बात करती और सब कुछ अच्छा बोलती, लेकिन उसकी आवाज में वह खुशी नहीं झलकती थी। विनीता के मायके वालों को लग रहा था कि विनीता बहुत परेशानी में है, पर वह बता नहीं पा रही है। अब उसके मायके में सब परेशान हो चुके थे। उन्हें लग रहा था अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी उन्होंने बेटी की शादी के लिए लगा दी और उसके बाद भी उनकी बेटी दुखी है, ऊपर से वह उसकी कोई मदद भी नहीं कर पा रहे हैं। इस बार जब विनीता मायके आई तो प्रकाश ने विनीता से कहा, देख विनीता, तू सच सच बता, जरूर कोई बात है जो तू नहीं बताती है। तू पहले कितना चहचहाती रहती थी, लेकिन अब बिल्कुल शांत रहती है और तू बहुत ही दुबली भी होती जा रही है। ऐसा लगता है
जैसे तेरे ससुराल में तुझे खाना ही नहीं मिलता। सच सच सारी बातें हमें बता। विनीता के माँ पापा ने भी बोला, हाँ बेटा, जो कुछ भी सच है हमें बता दे, क्योंकि तुझे देखकर ऐसा लग रहा है कि तू ससुराल में खुश नहीं है, तेरे ससुराल वाले अच्छे नहीं हैं। विनीता रोने लगी और बोली, हाँ, मैं ससुराल में बहुत परेशान हूँ। वह लोग बहुत ही लालची हैं। प्रकाश सही बोल रहा था। आप लोगों को प्रकाश की बात मानकर मेरी शादी वहाँ नहीं करनी चाहिए थी। अभी भी सूरज मुझे यहाँ छोड़कर इसीलिए नहीं जाता कि मैं मेरे मायके में रह सकूं। वह मुझे बार बार और पैसे लेने के लिए यहाँ छोड़कर जाता है, लेकिन मैं आप लोगों से कुछ नहीं बोलती, इसलिए वह मुझे लेने भी नहीं आता और आप लोग खुद मुझे वहाँ पहुँचा देते हैं। उसके बाद मेरे साथ क्या होता है यह मैं आपको बता भी नहीं सकती। वह लोग चाहते हैं कि जिस तरह से आपने अपनी जिंदगी की सारी जमा पूंजी मेरी शादी में लगा दी और आपके पास गांव में जो कुछ भी जमीन पड़ी है, जिसे बेचकर आपने फॉर्च्यूनर गाड़ी दी थी, अब बाकी की जमीन भी बेचकर वह पैसे भी उन्हें दे दिए जाए, ताकि उनकी बेटी की शादी में वह आपके पैसों का इस्तेमाल कर सकें। यहाँ तक कि मेरे दहेज में जितना भी सामान लिया है वह सब उन्होंने संभाल कर रख लिया है अपनी बेटी को दहेज में देने के लिए, और अपनी बेटी की शादी का खर्चा भी वह अब आप लोगों से निकलवाना चाहते हैं। विनीता की माँ ने बोला, क्यों, उनकी बेटी बेटी नहीं है? मेरी बेटी को ससुराल में इतना सता रहे हैं, उन्हें डर नहीं लगता कल को उनकी बेटी के साथ भी ससुराल में यही होगा, क्योंकि किए का फल तो मिलता ही है। तो विनीता ने बोला, नहीं, उन्हें कोई डर नहीं लगता, तभी तो वह मेरे साथ यह सब कुछ कर पा रहे हैं, क्योंकि सूरज का कहना है मैं इतने बड़े ओहदे पर हूँ कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ना तुम्हारे मायके वाले, ना मेरी बहन के ससुराल वाले। मेरी बहन जिस घर में जाएगी उसका हुक्म चलेगा, नहीं तो मैं उन्हें सीधा कर दूंगा। माँ, वह लोग बहुत बुरे हैं और सूरज को अपने ओहदे का बहुत गुमान है। अगर मैं कभी कुछ बोलती भी हूँ तो वह बोलता है, अगर तुमने या तुम्हारे मायके वालों ने मेरे घर वालों या मेरे खिलाफ कोई भी कदम उठाए तो तुम्हें और तुम्हारे परिवार वालों को ऐसा फंसाऊंगा कि जिंदगी भर जेल में रहोगे। तुम्हारे छोटे भाई को किसी ऐसे इल्जाम में जेल भिजवा दूंगा कि उसकी कभी जमानत ही नहीं होगी। इस डर से मैं नहीं चाहती कि मेरे मायके वालों के साथ कुछ भी बुरा हो जाए और मैं उनके सारे अत्याचारों को चुपचाप सहती हूँ। यह सब सुनकर प्रकाश और उसके माता पिता सन्न रह गए। इतना कुछ देकर विनीता की शादी की थी और आज विनीता के साथ यह सब कुछ हो रहा है। प्रकाश अपने माता पिता के ऊपर जोर जोर से चिल्लाने लगा और बोला, मैंने पहले ही बोला था यह लोग अच्छे नहीं हैं, लेकिन आप लोगों को ने मेरी बात नहीं मानी। अब देखिए हमारी दीदी के साथ क्या हो रहा है। अब आप क्या करेंगे बताइए? उस वक्त अगर आप लोगों ने मेरी बात मान ली होती तो अभी हम दीदी की कहीं और अच्छे घर में शादी करते, लेकिन अब तो हमारे पास कोई चारा ही नहीं बचा। अब आप लोग बताइए क्या करेंगे? प्रकाश के माता पिता को भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वह चुपचाप बैठ गए बिना कुछ बोले। थोड़ी देर के बाद प्रकाश के पापा ने बोला, कोई बात नहीं, जैसे इतना कुछ दिया है गांव की जमीन बेचकर उनकी ये मांग भी पूरी कर देते हैं। लेकिन बेटा, तेरे लिए फिर कुछ नहीं बचेगा, लेकिन हम मजबूर हैं, तेरी बहन की जिंदगी का सवाल है। प्रकाश ने बोला, बिल्कुल नहीं पापा, मैं यह इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे लिए कुछ नहीं बचेगा, मुझे मेरी बहन से बढ़कर कुछ चाहिए भी नहीं, लेकिन इस तरह से आप कब तक उनकी मांगे पूरी करते रहेंगे? क्या गारंटी है इस मांग को पूरी करने के बाद भी दीदी खुश रहेगी? विनीता ने बोला, हाँ पापा, प्रकाश ठीक बोल रहा है, कोई जरूरत नहीं है उनकी अब कोई मांग भी पूरी करने की, वह बहुत ही नीच लोग हैं। आप लोग उनकी जितनी मांगे पूरी करेंगी वह उतना ही मुझे परेशान करेंगे। प्रकाश ने बोला, हम विनीता को उस घर में नहीं भेजेंगे, बल्कि उनसे विनीता का तलाक करवाएंगे, नहीं तो हमारी बहन की जिंदगी बर्बाद समझो और मेरी बहन के साथ कुछ भी हो सकता है। विनीता के मम्मी पापा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उन लोगों ने कुछ नहीं बोला और फिर कुछ दिन इस बारे में कोई भी बात नहीं हुई। कुछ दिनों के बाद विनीता के मम्मी पापा ने बोला, बेटी की शादी हो जाने के बाद वह ससुराल में ही अच्छी लगती है, मायके में वह कितने दिनों तक रह सकती है। तलाक बोलने के लिए ठीक है, पर तलाकशुदा लड़की का जीवन बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अगर हमें विनीता का तलाक करवाया तो उसकी जिंदगी और मुश्किल हो जाएगी। इससे अच्छा है वह कुछ समझौते करके ससुराल में ही रहे, धीरे धीरे समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। प्रकाश ने बोला, पागल हो गए हैं आप लोग, देख रहे हैं विनीता दीदी की क्या हालत है। प्रकाश ने लाख मना किया, लेकिन प्रकाश के माता पिता ने विनीता को फिर से समाज के डर से ससुराल भेज दिया। विनीता को भी समझ में आ गया था
कि इस समाज में एक शादीशुदा लड़की अपने मायके में ज्यादा दिनों तक नहीं रह सकती, क्योंकि समाज उसके परिवार का जीना मुश्किल कर देता है। भले ही वह लड़की ससुराल में जिए या मरे, इससे समाज को कोई फर्क नहीं पड़ता। विनीता ने अब सब कुछ अपने नसीब का भरोसा छोड़ दिया, लेकिन उसने ठान लिया था कि वह अपने मायके से 1 रुपया भी लाकर सूरज के घर वालों को नहीं देने वाली। इस तरह से विनीता को ससुराल गए 4 महीने बीत गए। इस बीच 1-2 बार ही फोन पर विनीता की अपने मायके वालों से बात हो पाई थी, वह भी ज्यादा नहीं। एक रात विनीता के पापा को फोन आया कि विनीता की तबीयत बहुत खराब हो गई है, उसे अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा है। विनीता के मायके वाले किसी अनहोनी की आशंका से तुरंत अस्पताल की ओर भागे। अस्पताल में विनीता के ससुराल से कोई भी नहीं था। वह लोग विनीता को भर्ती करवाकर वहां से भाग गए थे। विनीता के मायके वालों ने डॉक्टर से विनीता का हाल पूछा। डॉक्टर ने बोला, आपकी बेटी की हालत बहुत गंभीर है और हमारा बहुत छोटा अस्पताल है, यहाँ इतनी सुविधा उपलब्ध नहीं है। आप अपनी बेटी को किसी बड़े अस्पताल में लेकर चले जाइए, नहीं तो आपकी बेटी का बचना मुश्किल हो जाएगा। अब तो विनीता के माँ पापा और प्रकाश की हालत खराब हो गई और वह जल्दी से विनीता को एम्बुलेंस में लेकर बड़े अस्पताल की ओर भागे। एम्बुलेंस में विनीता ने अपनी माँ से कहा, माँ, मैंने 2 महीने से ढंग से खाना भी नहीं खाया है, बहुत भूख लगी है। जब मैं घर जाऊं मुझे अच्छा खाना बनाकर खिलाना। यह सुनकर विनीता की माँ जोर जोर से रोने लगी। कोई इतना अत्याचार कैसे कर सकता है, किसी को भूखा रखे। खैर, अस्पताल पहुंचकर विनीता को जल्दी से भर्ती करवाया गया। डॉक्टर ने चेकअप किया और बोला, विनीता बहुत गंभीर अवस्था में है, इसका बचना मुश्किल लग रहा है। महीनों से इसने ढंग से खाना नहीं खाया और इसकी आंत बिल्कुल फट गई है, जैसे किसी ने इसके पेट पर बहुत जोर से वार किया हो। इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है। आंत फटने की वजह से विनीता का बचना लगभग मुश्किल है, फिर भी हम कोशिश करेंगे। यह कहकर डॉक्टर वहां से चले गए, लेकिन प्रकाश के दिमाग में डॉक्टर की बात घर कर गई कि विनीता नहीं बचने वाली, और प्रकाश तुरंत ही विनीता के पास पहुंचा, क्योंकि वह थोड़ा बहुत बोल पा रही थी, और उसने अपना मोबाइल निकाला और विनीता से बोला, बहन, तू सब बातें बोल, जो कुछ भी तेरे साथ हुआ है सारी बातें बोल, मुझे सारी बात रिकॉर्ड करनी है और जल्दी बोल। प्रकाश के माता पिता ने प्रकाश का फोन छीन लिया और बोला, पागल हो गया क्या? एक तो तेरी बहन इतनी सीरियस कंडीशन में है और तू यहाँ उसकी वीडियो बनाने की सोच रहा है, पहले उसका इलाज करवा। प्रकाश गुस्से में अपने मम्मी पापा को खींचकर कमरे से बाहर ले गया और बोला, दिमाग मेरा नहीं, आप लोगों का खराब हो गया है। जब बोला उस घर में विनीता की शादी मत कीजिए, तब भी आप लोगों ने उसी घर में विनीता की शादी की। जब बोला उसे वापस ससुराल मत भेजिए, तब भी आप लोगों ने उसे वापस ससुराल भेजना ही था, समाज के डर से। और अब जब मैं विनीता की वीडियो बनाना चाहता हूँ ताकि सारी सच्चाई दुनिया को बता सकूं और हमारे पास सारे सबूत रहे ताकि उन लोगों को सजा दिलवा सकूं, तब भी आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। पापा, विनीता अब नहीं बचने वाली, यह बात तो तय है। प्रकाश ने बोला, दिमाग से सोचिए मम्मी पापा, विनीता नहीं बचने वाली, डॉक्टर ने साफ बोल दिया है। बस जितनी देर वह खुद को संभाल ले, लेकिन अगर अभी भी हम लोगों ने दिमाग से काम नहीं लिया तो उसके हत्यारे जरूर बच जाएंगे। इसलिए मैं जो कर रहा हूँ मुझे करने दीजिए। विनीता के मम्मी पापा जोर जोर से रोने लगे। प्रकाश ने बोला, अब रोने से क्या फायदा, जब मैं बोल रहा था तो मेरी बात सुनी नहीं। अब मैं जो कर रहा हूँ मुझे करने दीजिए। रोना मुझे भी आ रहा है, लेकिन मुझे उसके पहले सारे सबूत जुटाने हैं ताकि मैं उसके हत्यारों को सबक सिखा सकूं, क्योंकि मुझे पता है मेरी दीदी तो अब नहीं बचने वाली। उसके बाद प्रकाश और उसके मम्मी पापा ने खुद को संभाला और विनीता के पास रूम में पहुंचे और प्रकाश ने विनीता से बोला, दीदी, तुम्हारे साथ तुम्हारे ससुराल में आज तक जो कुछ भी हुआ तुम एक एक बात बोलो, मैं सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इस बार मैं उन लोगों को छोड़ने वाला नहीं हूँ। और विनीता ने बोलना शुरू किया कि मैं ससुराल विदा होकर गई, काफी दहेज लेकर गई थी, लेकिन फिर भी मेरे ससुराल वालों का मन नहीं भरा था। उन्हें लगता था कि मैं जितना और ला सकूं ले आऊं। वह मेरे दहेज से अपनी बेटी की शादी करना चाहते थे। मेरा पति हर वक्त यही बोलता है कि मैं अपने ओहदे के बल पर तुम्हारे मायके वालों को जिंदगी भर जेल में सड़ा दूंगा। मेरी सास और ननंद भी बहुत बदमाश हैं, दिन भर मुझसे घर का सारा काम करवाती हैं। मुझे कभी भी खाना भी नहीं मिलता था, खाने में मुझे बस सूखे चावल और उबले आलू दे दिए जाते थे। महीनों से मैं यही खा रही थी। मुझे बीच बीच में मायके भेज दिया जाता था ताकि मैं मायके से और पैसे लेकर आऊं, और जब मैं पैसे लेकर नहीं आती थी तो मेरा पति मुझे बुरी तरह से मारता था। अगर मैं बोलती थी तुम लोगों के खिलाफ मैं पुलिस में कंप्लेन करूंगी, तो बोलता था जो भी करना हो कर लो, पुलिस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, बल्कि
मैं तुम्हारे मायके वालों को कहीं का नहीं छोड़ूंगा और इस डर से मैंने कभी कोई कदम नहीं उठाया। मेरी ननद मुझे बाहर से खाना फेंक कर देती थी, जैसे मुझे कोई छूत की बीमारी हो, और मैं जब कुछ और खाने को मांगती तो बोलती थी, तुम जितना दहेज लेकर आई हो उतना खाना तुमने खा लिया है, या तो मैं तुम्हें भीख में दे रही हूँ, तुम इसके भी लायक नहीं हो। और फिर मुझे चप्पलों से फेंक कर मारती थी। जब मैं बोलती थी, तुम भी एक लड़की हो, कल को ब्याह करके किसी और घर में जाओगी, तो वह बोलती, मैं तुम्हारी तरह भिखारी घर की नहीं हूँ, और मेरा भाई इतने ऊंचे ओहदे पर है कि मेरे ससुराल वाले कभी हिम्मत भी नहीं करेंगे मेरे साथ कुछ भी गलत करने का। मेरा भाई उन्हें सीधा कर देगा। तुम्हारे नसीब और मेरे नसीब में जमीन आसमान का फर्क है। मेरी सास मुझसे घर का सारा काम करवाती, और अगर मैं कोई काम नहीं कर पाती कमजोरी के कारण, तो मुझे बहुत मारती। महीनों से मुझे खाना नहीं दिया। मैं सूखे चावल खाकर जिंदा हूँ। उन लोगों ने बोला, अब इसके मायके वाले कुछ नहीं देने वाले, सब भिखारी हो चुके हैं। अब कुछ भी करके इसे रास्ते से हटाना पड़ेगा, और इस तरह से हटाना पड़ेगा कि नेचुरल डेथ दिखे, ताकि हम किसी भी तरह से कल को फंसे नहीं। इसलिए उन्होंने मेरा खाना पीना बंद कर रखा था, ताकि मैं धीरे धीरे भूख से ही मर जाऊं। मैं मायके फोन पर बात भी नहीं कर पाती थी। अगर कभी बात होती भी थी तो सब के सब वहीं खड़े रहते थे। मेरा फोन इन लोगों ने अपने कब्जे में ले रखा था। मैं किसी को चाहकर भी फोन नहीं कर सकती थी, और अगर कभी गलती से मेरे मायके से फोन आ जाता तो मुझे अकेले में बात नहीं करने देता। सबसे बड़ी बात, मैं मायके वालों से बात करती भी क्या, मुझे पता था मेरे मम्मी पापा मेरी कोई मदद नहीं कर पाएंगे। इस डर से मैं चुप रहती थी, क्योंकि बात बात पर मेरा पति यही धमकी देता था कि अगर तेरे मायके वालों ने कोई कदम उठाया तो उन्हें जेल में सड़ा दूंगा, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस डर से मैं डर जाती थी। आज सुबह सुबह मेरे पति ने गुस्से में मेरे पेट पर 3-4 घूंसे मारे, यह बोलते हुए कि यह मोटी चमड़ी इतने दिनों से भूखी है फिर भी मरती नहीं। उसके बाद मेरी हालत बहुत खराब हो गई। तब इन लोगों ने आपस में बात की कि लगता है अब यह नहीं बचने वाली। ऐसा करो, इसे किसी अस्पताल में भर्ती करवा दो, क्योंकि अगर यह घर पर मर गई तो हमारे ऊपर इल्जाम आ जाएगा। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा कि इसकी मौत कैसे हुई है। हम बोल देंगे इसे कोई बीमारी रही होगी, और यह कहकर उन्होंने मुझे अस्पताल में भर्ती करवाया और खुद भाग गए। बहुत तकलीफ दी है उन लोगों ने मुझे। मैं चाहती हूँ उन लोगों को भी वैसे ही तकलीफ मिले। मैं तो अब नहीं बचने वाली, लेकिन यह मेरे अंतिम शब्द है कि मेरी मौत के बाद मुझे इंसाफ चाहिए। मेरे सास ससुर, ननद और पति को उनके किए की सजा जरूर मिलनी चाहिए। उन लोगों ने एक अच्छी खासी लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं चाहती हूँ मेरे पति को भी उसी तरह भूखा प्यासा रख कर मारा जाए जिस तरह से उसने मुझे भूखा रखा है। मैं चाहती हूँ यही तड़प मेरा पति भी देखे। मुझे इंसाफ चाहिए। यह बोलते बोलते विनीता की सांस रुक गई। विनीता खामोश हो गई। विनीता के माँ बाप और भाई जोर जोर से रोने लगे। थोड़ी देर के बाद प्रकाश ने बोला, देखा मम्मी पापा, समाज के डर से अपनी बेटी का साथ नहीं दिया और आज अपनी बेटी को ही खो दिया, लेकिन अब मैं इसके ससुराल वालों को नहीं छोड़ने वाला। और प्रकाश पुलिस स्टेशन की तरफ चल पड़ा। वहां जाकर विनीता के ससुराल वालों के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई, लेकिन पुलिस वाले टाल मटोल कर रहे थे सूरज के रसूख के कारण। तो प्रकाश ने बोला, रिपोर्ट तो आपको लिखनी ही पड़ेगी, सजा तो उसे मिलेगी। अगले दिन सुबह सुबह विनीता की वीडियो पूरे देश में वायरल हो चुकी थी। हर किसी के फोन में विनीता की वीडियो आ चुकी थी और उसके अंतिम शब्द हर किसी ने सुने थे। और विनीता की हालत देखकर सबको समझ में आ गया था कि उसके ससुराल वालों ने उसके साथ क्या किया है। पुलिस के ऊपर इतना दबाव आ चुका था कि उसे विनीता के ससुराल वालों को तुरंत गिरफ्तार करना पड़ा। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने खुद पुलिस वालों से कड़ी कार्रवाई करने का आदेश दिया।